नमस्कार। एबीसी न्यूज़ में आपका स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबर, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि सड़क की समस्या को लेकर के मतदान का बहिष्कार किया गया। बीजेपी प्रत्याशी प्रवीण निषाद पहुंचे हैं मेहनिया गांव। मेहनिया गांव में ग्रामीणों ने भाजपा प्रत्याशी से नाराजगी जताई है। संत कबीर नगर का ये मामला है, जहां के मेहनिया बूथ पर या यूँ कहिए उनके गांव में जो है पूरी तरीके से मतदान का बहिष्कार कर दिया गया। नाथ नगर के मेहनिया, संत कबीर नगर, नाथ नगर के मेहनिया में मतदान का बहिष्कार किया गया है। ग्रामीणों का कहना है कि सड़क की समस्या है, कोई नहीं सुन रहा है। प्रवीण निषाद जो कि निषाद पार्टी के हैं किंतु बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं, वहां पर पहुंचे और लोगों को मनाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ग्रामीण मानने को तैयार नहीं है। उनका कहना है कि आपने मेरी सड़क नहीं बनवाई, हमने 2500 बार आपसे निवेदन किया लेकिन आपने नहीं बनाई। ये बार बार उन्होंने सांसद से पूछा। संत कबीर नगर के नाथ नगर के मेहनिया में बूथ संख्या 2 का पूरी तरीके से मतदान का बहिष्कार हो गया है और ग्रामीण उत्तेजित हैं, उन्हें गुस्सा है। लोग कह रहे हैं मतदान करने चलो, समझा रहे हैं, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं है। कह रहे हैं बताइए, हम सड़क बनाना तो दूर, हम सड़क की मरम्मत भी नहीं करा सकते। बीजेपी प्रत्याशी प्रवीण निषाद पहुंचे हैं और ग्रामीणों को समझा रहे हैं, आश्वस्त कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल ग्रामीण मानने को तैयार नहीं हैं। इसी तरीके से सिद्धार्थ नगर में भी मतदान के बहिष्कार की खबर मिली है। वहाँ तो बाकायदे रोड नहीं तो वोट नहीं का एक बैनर लटका दिया गया है और ग्रामीण बाकायदे नारेबाजी कर रहे हैं। सिद्धार्थ नगर, संत कबीर नगर जैसे और स्थानों से भी जन समस्याओं को लेकर मतदान बहिष्कार की खबरें लगातार मिल रही है। और अब हम चुनावी रण में चर्चा करेंगे छठे रण में। आप इसे छठा चरण कहते हैं, इसको छठा रण कहते हैं। और इस छठे रण की खास बात क्या है? वैसे तो देश भर में चुनाव हो रहा है, उड़ीसा विधानसभा का भी चुनाव हो रहा है, लेकिन अपने यूपी में 14 सीटें हैं, 14 सीटें। और अगर देखा जाए तो सुल्तानपुर से मेनका गांधी 9वीं बार संसद पहुंचने की कोशिश में है। जाति आंकड़े इर्द गिर्द चल रहे हैं। जौनपुर, वहां से महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री मैदान में बीजेपी की ओर से उतरे हैं, लेकिन बाबू सिंह कुशवाहा और वर्तमान सांसद श्यामलाल यादव की प्रतिष्ठा दांव पर लग गई है। आजमगढ़ सबसे ज़्यादा चुनावी जंग वहां देखने को मिल रहा है। दिनेश निरोहिया जो बीजेपी के हैं और धर्मेंद्र यादव सपा से हैं। जबरदस्त। श्रावस्ती में भी साकेत मिश्रा बार बार कह रहे हैं श्रावस्ती को नंबर 1 पर ले आएंगे। वहाँ पर भी जो वर्तमान सांसद हैं सपा से अब आ गए हैं मैदान में, राम शिरोमण वर्मा टक्कर दे रहे हैं। और जो ये छठे रण का जो चुनाव है 2019 में भी बीजेपी के लिए कोई एक तरफा नहीं था। 14 सीटें थी, 9 सीटों पर बीजेपी थी, 4 पर बीएसपी थी और 1 पर सपा थी। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे और इस चर्चा में भाग लेने के लिए हमारे साथ 3 मेहमान जुड़ गए हैं। आइए हम उनका परिचय करा दें। हमारे साथ हैं जावेद जमील, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं और
अच्छी स्थिति रखते हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं। हमारे साथ हैं कांग्रेस के प्रवक्ता S.E. पांडे जी, मैं आपका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और साथ में हैं हमारे देशबंधु दीक्षित जी, भारतीय जनता पार्टी से, मैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं। देशबंधु जी, ये जो छठा चरण है कितना चुनौतीपूर्ण है, और क्या आप जो 2019 में खोया था उसे वापस ले पाएंगे या चुनौतियां बरकरार हैं? क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ, सुन रहा, बोला, बताइए। ये न्यूज के सभी दर्शकों को नमस्कार, और लोकतंत्र के सर्वप्रथम पर्व पर सभी देशवासियों से यही कामना करता हूं कि आज पहले मतदान करें। और के न्यूज के यहाँ उपस्थित सभी महानुभावों को भी नमस्कार। देखिए कि जैसा आपने कहा, छठवां चरण आज मतदान का है, तो लोकतंत्र का ये छठवां चरण अब भाजपा की यशस्वी प्रधानमंत्री की उस वक्तव्य को पूरा करने की दिशा में अंतिम पड़ाव है, जहां कह रहे थे 400 पार। और देखिए, पांचवें चरण तक हताशा और निराशा विपक्षी गठबंधन में छा गई है। वो जानते हैं कि अब करने को कुछ आमूल चूल बचा नहीं है, इसलिए अनाप शनाप बयान दे रहे हैं। सुबह इनके कुछ बयान आते हैं, दोपहर को कुछ आते हैं, और शाम होते होते इनके बयान बदल जाते हैं। तो ऐसा इनका है। देखिए, हताशा निराशा में कुछ भी बयान देना है। 2014 से जब यशस्वी प्रधानमंत्री ने बनाया, भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता अपने भारतीय जनता पार्टी के कार्य को लेकर, नीति नीति सिद्धांत को लेकर जनता के बीच जनार्दन गया है। और जैसे 2014, 17, 19 और 22 में लगातार 4 बार जनता जनार्दन हमें आशीर्वाद दिया है। देखिएगा, इसी प्रकार तीसरी बार यशस्वी प्रधानमंत्री 4 जून को तीसरी बार प्रधानमंत्री के हमें छठे चरण का बताइए। छठे चरण में जो ये चुनाव हो रहा है 14 सीटों में, इसमें कहाँ रण जा रहा, मैं उसकी बात अभी कर रहा हूँ। छठे चरण की बताइए। नहीं डॉक्टर साहब, देखिए, आपने कहा छठे चरण में भी हम लगभग सभी सीटें जीत रहे हैं, और आपने हमने नहीं कहा, हाँ, सभी आप जीत रहे। हाँ, नहीं देखिए, मैं इससे मतलब में 2 ही तर्क देना चाहूँ। चाहे 2014 का चुनाव देख लीजिए, जहां हम अपने सहयोगी साल लगभग 72% जीते थे, और जब 5 साल की कार्य हुई और कार्य चली और प्रधानमंत्री के कार्यों द्वारा 2019 के लोकसभा चुनाव में गए थे, तो हमने लगभग 64 सीटें जीती थी, और उस चुनाव में भी हम 1 सीट आजमगढ़ की जीत के आए थे। तो आपने देखा ये इनकी कथनी और करनी में अंतर है। तीसरी बार मेरा सवाल केवल ये है, एक बात बस सवाल क्लियर सुन लीजिए। आपने छठे चरण में 2019 में सिर्फ 9 सीटें जीती थी। 4 सीटें बीएसपी के खाते में चली गई थी, और 1 सीट जो है सपा के खाते में चली गई। मैंने 5 सीटें आपने खोई थी। चूंकि इस बार मिशन 80 का नारा है, मेरा कहना यह है कि अब ये कितना चुनौतीपूर्ण है ये छठा चरण आपके लिए, मैं ये केवल इतना जानना चाहता हूं। देखिए, आप अगर बात छठे चरण की 14 सीटों की बात कर रहे हैं, तो उसमें 14 छठे चरण की 14 में से 9 हम जीते हैं, और 5 जहां हम पिछली बार हारे हैं, वहां भी जनता जनार्दन का और हमारा जो राजनीतिक और रासायनिक समीकरण है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। और 2022 की जो हमारी यशस्वी मुख्यमंत्री की सरकार है, हमने जो कार्य किए हैं, और भाजपा की जो डबल इंजन की सरकार ने जो कार्य किए हैं, उस पर हमें पूर्ण विश्वास है। और 4 जगहों के जब नतीजे होंगे, तो आप देखिएगा छठवें चरण की भी 14 की 14 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से और भारी बहुमत से विजयी होगी। ठीक है, जावेद कह रहे हैं बीजेपी कि 14 की 14 सीटें जीत लेंगे। हालांकि पिछले आपके गठबंधन था, आपने बीएसपी आपसे 4 सीटें ले गई थी, 1 सपा ले गई थी। हालांकि बाद में गणित खूब बदले हैं। मेरा कहना है कि क्या वास्तव में आपकी जो स्थितियां हैं और जो विकास के कार्य हुए हैं यशस्वी प्रधानमंत्री के द्वारा, जैसा कि हमारे दीनबंधु दीक्षित कह रहे हैं, तो क्या अब आप जो आपके पास था वो भी खोने जा रहे हैं? देखिए, ऐसा है, अभी हमारे साथी प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के जो हैं, उन्होंने बताया कि 14 में 14 सीटें जीत रहे हैं। इन्होंने तो ये भी कहा है कि हम 400 जीत रहे हैं। ये भी एक कहा ना, इनकी तो हर बात जुमलेबाजी वाली लगती है। अभी आपने एक ब्रेकिंग न्यूज दी थी कि संत कबीर नगर में लोगों ने, जो पूर्व सांसद है निषाद जी, उनसे नाराज होकर चुनाव का बहिष्कार कर रहे थे। वो भी इन्हीं के सहयोगी सांसद है। और 14 सीट की ये बात कर रहे हैं। पिछली बार
9 सीटें इन्होंने जीती थी, 5 जीती थी बसपा और सपा का जो गठबंधन था, जिसमें 4 सीटें बहुजन समाज पार्टी की थी, 1 समाजवादी पार्टी की थी। 1 सीट हम मछली शहर की जो बात करेंगे वो मुश्किल से 150, मेरे ख्याल से 150 वोट वो सरोज जी ने जीती थी। दूसरी मेनका गांधी जी की 181 वोट से जीती थी। वो 14 की बात कर रहे हैं, अभी हम उसी पे ही आ रहे। 2019 के परिणाम को अगर हम ले लें तो 181 वोटों से मछली शहर जीते थे, और मेनका गांधी जी जो जीती थी उसका भी मार्जिन 12-14 हजार वोटों से बहुत ज्यादा नहीं था। तो ये किस तरीके की बात कर रहे हैं। दूसरी चीज, इस बार के चुनाव में और पिछली 2019 का जो चुनाव है, उन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। जो भारतीय जनता पार्टी के ना प्रवक्ता मानना चाहते ना भारतीय जनता पार्टी मानना चाहती। रही बात 4 जून की, तो 4 जून को जब परिणाम मिलेगा तो इनको अपने आप पता चल जाएगा कि इस बार किसकी हवा है, किसकी लहर है। पहली मरतबा ऐसा चुनाव हो रहा है जो डेवलप चुनाव है। भारतीय जनता पार्टी के हाथ में कुछ है ही नहीं, ना धर्म के ऊपर जारी मुद्दों पे चुनाव हो रहा है। तो मुद्दों पे इंडिया गठबंधन बहुत मजबूती से लड़ रहा है। अभी इनको कितना बड़ा नुकसान उत्तर प्रदेश में होगा, ये इनको 4 जून को पता चलेगा। चलिए ठीक बात। पांडे जी, 2019 का चुनाव और 2024 का चुनाव, कांग्रेस इसे किस रूप में देख रही है? हालांकि भी कांग्रेस की इतनी पैठ नहीं हो पाई है, लेकिन फिर भी आप इस चुनाव को किस रूप में देख रहे हैं? जी हेलो। जी बोलिए बोलिए। हाँ, पहली बात मैं आपको नमस्कार करता हूं, जी और आपके चैनल के माध्यम से जो श्रोतागण हैं उनको भी नमस्कार करता हूं। जी। रही बात चुनाव की, चुनाव 2019 में जो था वो आज नहीं है। ये पूर्वांचल की जहां आज 14 सीटों पर मत पड़ रहे हैं जी, इसमें हमारा अंदाज है कि गठबंधन को 14 की 14 सीटें मिलने जा रही हैं। एक भी सीट बीजेपी को नहीं मिलेगी, हमारा जहां तक मानना है। कारण क्या मानते हैं पांडे जी? ऐसा क्या हो जाएगा कि 14 की 14 सीटें जो है गठबंधन ले जाएगा? यही बात मैं बताने जा रहा हूं ना आपको जी, कि आज का जो परिवेश है वो सत्यता के प्रतीक पर टिका हुआ है। अभी तक ये 10 साल केवल जुमलेबाजी की। अब आप ये देख रही है, ये लोग बताते हैं कि सारी सड़कों के जाल हमने पूरे भारतवर्ष में बिछा दिया। तो संत कबीर नगर में आप देख रहे हैं चुनाव का बहिष्कार किया जा रहा है। एक मामला हमारे यहाँ भी है, इलाहाबाद में उमापुर गांव में, वहां के लोग मतदान करने नहीं गए और डीएम की मांग कर रहे हैं। अभी फिलहाल डीएम आया नहीं था, अब आएगा। वोट पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी, रास्ता का ही मामला वहां भी है। और ये दुहाई देते हैं कि पूरे भारतवर्ष को क्लीन कर दिया है हमने सड़कों से। ये है जुमलेबाजी। तो जुमलेबाजी से अब जनता त्रस्त है, बेरोजगारी से त्रस्त है, महंगाई से त्रस्त है। तमाम मुद्दों पर आज आप समझ लीजिए कि जहां भी भाषण करते हैं, चाहे प्रधानमंत्री जी हों, गृह मंत्री जी हों, हमारे योगी आदित्यनाथ जी हों, एक लोग कहीं भी मुद्दे की बात नहीं करते। चाहे महंगाई पर बोल दें, शिक्षा पर बोल दें, एक भी बात, केवल हिंदू मुसलमान उल्टा सीधा बात करके और अपनी चुनावी सभा को समाप्त कर देते हैं, जहां तक मैंने अभी तक सुना है। तो इससे जनता का काम चलने वाला नहीं है। जनता महंगाई के मार से त्रस्त है, इसलिए इनके खिलाफ वोट करने जा रही है। हमें तो अंदाजा है कि प्रधानमंत्री भी अपनी सीट हार जाएंगे। ठीक बात। दीक्षित जी, आपने सुना, प्रधानमंत्री जी भी सीट हार जाएंगे। क्यों बता रहे हैं? आप मुद्दे की बात नहीं कर रहे हैं, बेरोजगारी की बात नहीं, महंगाई की बात नहीं कर रहे हैं, आप शिक्षा की बात नहीं कर रहे हैं, आप चिकित्सा की बात नहीं, ले दे करके वहीं पर हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण के लिए सब। तो जनता सब सुनते सुनते कहते त्रस्त हो गई है। और 10 वर्ष से जो जुमलेबाजी चल रही है, अब जनता बिल्कुल सतर्क हो गई है। अब जनता कह रही नहीं, अब नहीं चलने वाला है। और पांडे जी का तो दावा ये है कि 14 की 14 सीटें हम ले लेंगे। और क्या ये सही नहीं है दीक्षित जी की, जैसा पांडे जी कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम आरक्षण, ओबीसी आरक्षण, इसके बाद मंगलसूत्र, इसके पहले आपने जो है विभिन्न प्रकार के विकसित भारत, अब पीओके, फिर पाकिस्तान, सब कुछ हो रहा है, लेकिन कह रहे हैं मुद्दों की बात नहीं हो रही है। चुनाव कुल मिलाकर के मोदी के नाम पर हो रहा है। क्या कहेंगे इस बारे में आप? डॉक्टर साहब,
मैंने बहुत ध्यान से सुना, चाहूंगा मुझे 1 मिनट दिया। हाँ हाँ बिल्कुल देखिए जी। देखिए, ऐसा है, ये जो मुद्दे की बात कर रहे हैं, 75 वर्ष हो गए भारत की आजादी, 55 वर्षों तक अभी हमारे कांग्रेस के महानुभाव बात कर रहे थे। ये 55 वर्षों की विकास की यात्रा उठा लें और भारतीय जनता पार्टी की 10 वर्ष की यशस्वी मोदी जी की सरकार और 5 वर्ष हमारी श्रद्धेय दिवंगत एक प्रधानमंत्री बहुत से आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी, ये तुलनात्मक अध्ययन कर लें। आप बताइए, यह गर्वान्वित करने वाला बात नहीं, 70 सालों में जो मूलभूत आवश्यकता, रोटी कपड़ा मकान की बात अगर कर ली जाए, तो आज आप बात करते हैं तो 70 सालों में भारतीयों के 140 करोड़ भारतीय आज है, 145 करोड़ आज वर्तमान डेट में आंकड़ा है। आप महिलाओं की इज्जत और सम्मान की बात करते हैं, इन्होंने 50-50, 60 साल एक मुद्दे रोक के रखे गए। क्या इज्जत घर जो महिलाओं को, आप भी कहेंगे, आप भी एक डॉक्टर साहब है, डॉक्टरेट है, बड़े प्रबुद्ध पत्रकार है, और क्या 55 साल में हमारी महिलाएं, आप देखते थे सुबह के अंधेरे में रात को कितनी सारी शारीरिक बीमारियों का शिकार हो जाती थी। क्या 55 वर्ष में कांग्रेस को ये याद नहीं कि उत्तर जो नारी सशक्तिकरण की बात करते हैं, 55 वर्ष में क्या इज्जत घर देने की बात? रही बात आवास, जो आदमी की मूलभूत आवश्यकता है, सुनिए, मकान की बात, क्या असंख्यों लोग सड़कों पर, यहाँ पर, वहां पर, नहीं तो मेरा सवाल ये है कि क्या, नहीं दीक्षित जी आप बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, मेरा कहने का मतलब है क्या मुद्दों की बात ना करके, 1 मिनट, मैंने कहा मैं मुद्दे पे आ रहा हूँ, मैंने कहा था मुझे 30 सेकंड जी जल्दी तो रोटी कपड़े मकान की बात कर रहे हैं जी। आप बता दीजिए 55 सालों में आज भाई उन्होंने नहीं किया, दीक्षित जी उन्होंने नहीं किया, सत्ता से बाहर हो गए। नहीं मेरी बात, उन्होंने नहीं किया, सत्ता से बाहर हो गए, लेकिन अब आप भी तो उन मुद्दों की बात नहीं कर रहे हैं। मेरा सवाल केवल ये है, सुनिए, आप डॉक्टर साहब इंटरप्ट कर रहे हैं, यही मेरी बात नहीं, इंटरप्ट नहीं कर रहा हूँ। इनके ही पार्टी के दिवंगत प्रधानमंत्री का 1 रुपया जाता था और 15 पैसे वो सब सुना है, भ्रष्टाचार की। मैं कह रहा हूं कि इस समय की जो मुद्दे हैं उन पर चर्चा क्यों नहीं हो रही है? नहीं क्या एनडीसी के माध्यम से सबको नहीं, देखिए इतिहास पर ज्यादा मत जाइए, मेरा सवाल वो तो मैंने कह दिया, उन्होंने काम गलत किए, सत्ता से बाहर हो गए, मैं ही कह रहा हूं, इसमें 2 राय नहीं है। जनता ने उनको नकार दिया, आपको अपना लिया। सवाल अब ये उठ रहा है कि जब आपको अपना लिया है तो आपसे फिर अब ये अपेक्षा नहीं की जा रही है, जैसा पांडे जी कह रहे हैं, कि आप हिंदू मुस्लिम करें। मेरा सवाल क्यों लिखता है, ये बताइए। चलिए इस मुद्दे पे आता हूँ। थोड़े रुष्टा की बात की, अभी इन्होंने जिक्र किया कि चुनाव में सरकार ने सड़क नहीं बनाई। अरे मैं कहता हूँ, चाहे सड़क की बात कर लीजिए, चाहे एयरपोर्ट की बात कर लीजिए, चाहे रेलवे की बात कर लीजिए, इनके 55 साल के आंकड़े उठा के लीजिए, ठीक बात, मैं मान गया। हम कह रहे हैं चुनाव के बीच इस मुद्दे को उठाने से पहले जब 10 वर्ष तक सरकार रही तो ये विपक्षी पार्टियां कहां गई। और मुद्दे पे आता है, सपा के हमारे प्रवक्ता ने कहा 14। आपको मालूम है उत्तर प्रदेश के संदर्भ में सपा और बसपा से बड़ा कोई राजनीतिक गठबंधन जातिगत उत्तर प्रदेश में नहीं रहा। उसके बाद भी 2019 के चुनाव में हम 65 सीट जीते और 2 चुनाव जीते। बहुत अच्छी बात। चलिए देखिए, इस समय हमारे पास एक बड़ी खबर आ रही इस रास्ते से, मतदान के गोपनीयता की। कहीं सपा समर्थक तो कहीं बीजे समर्थक ने डाले वीडियो और ये बता रहे हैं वीवीपीएटी मशीन का फोटो और वीडियो किया वायरल। अब आप देख लीजिए, मतदान केंद्रों पर मोबाइल फोन ले जाने पर कड़ी रोक है, लेकिन लोग मोबाइल फोन ले जाकर के जो है बाकायदे फोटो खींच रहे हैं। श्रावस्ती में मतदान की गोपनीयता फिर हुई भंग, गए वोट डाला, फोटो खींच रहे हैं और ये वीडियो वायरल हो रहे हैं। निश्चित रूप से प्रशासन, चुनाव आयोग सब जिले में धड़ल्ले से वोटिंग की वीडियोग्राफी हो रही है, फोटो लोग खींच रहे हैं। पता नहीं वहाँ पर हमारे जो सुरक्षा के लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, प्रशासन क्या कर रहा है। ये देखिए, आप फोटो देखिए, बाकायदे व्यक्ति मशीन में बटन दबा रहा है और बाकायदे वीवीपैट की मशीन में जो आ रहा है कि ये देखिए ये वोट पड़ गया,
ये है किस तरीके से वोट पड़ रहे हैं। हाँ, और इसी बीच में हमारे श्रावस्ती से संवाददाता चंद्र प्रकाश जुड़ गए हैं। चंद्र प्रकाश जी, ये क्या मामला है? कौन क्या कुछ देखने सुनने वाला नहीं है मतदान केंद्र पर? ये कहाँ का मामला है? जी, आपको बताना चाहेंगे चूंकि ये श्रावस्ती का मामला है। श्रावस्ती में चूंकि मतदान प्रक्रिया चल रही है, मतदान प्रक्रिया को लेकर के जो भी यहाँ के मतदाता हैं, सुरक्षा व्यवस्था जो सवालों के घेरे में है। एक बार चूंकि यहाँ पे सपा प्रत्याशी का पहले वीवीपैट पे वीडियो बनाते हुए वायरल हुआ है, वीडियो वायरल हुआ है। इसके बाद में भाजपा के लोगों ने वीडियो बनाते हुए वीवीपैट का वायरल किया गया है। क्योंकि ये श्रावस्ती में चूंकि ये बहुत बड़ा सवालिया निशान उठता है प्रशासन पे, चूंकि ये जो वीडियो वायरल हो रहा है, कहीं सपा के समर्थक तो कहीं बीजेपी के समर्थक मशीन का फोटो वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर धड़ल्ले से वायरल कर रहे हैं। जिला प्रशासन की जो चुनाव कराने की जिम्मेदारी, कहीं ना कहीं जो सपा चुनाव कराने की जिम्मेदारी तैयारियां थी, वो कहीं न कहीं नाकाम साबित हो रही हैं। चुनाव आयोग ने फोन मोबाइल मतदान केंद्रों पर ले जाने के लिए रोक लगा रखी थी, फिर भी ये मोबाइल फोन कैसे अंदर जा रहे हैं, सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है। जी चलिए चंद्र प्रकाश जी, आप बने रहिए, अपडेट दीजिए और लगातार ऐसे ही सूचनाएं देते रहिए। तो मैं बात कर रहा था बीजेपी के दीक्षित जी से कि दीक्षित जी ने बताया कि 55 साल में क्या हुआ और किस तरीके से कार्य किए गए। क्या वास्तव में ये बात तो सही है जावेद, जो 75 साल में हुआ या उसके बाद आपकी सरकारें हुई हैं, उनमें उन मुद्दों को नहीं देखा गया जो आपके लिए सबसे बड़ी समस्या बन गई। और यही कारण है कि आपकी जो है हार हुई 2014 में, फिर 17 में, फिर 22 में। इसलिए हार हुई क्योंकि आपने महिलाओं के सम्मान की बात नहीं की, आपने मकान की बात नहीं की, आपने उनके लिए राशन की बात नहीं की। और ये बातें सब सपा से न होकर के, न कांग्रेस से होकर के, बल्कि बीजेपी। यही कारण है कि बीजेपी तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। और इसका कोई है आपके पास जवाब? आपने क्यों नहीं ऐसा किया? अरे ये जहां तक मेरा ये लगता है, जावेद आपकी आवाज नहीं आ रही, जरा आप अनम्यूट कर लीजिए, देखिए जरा आपका। जब से भारतीय जनता पार्टी सरकारों में आई है, उसने पूरा का राजनीति को मॉडिफाई धर्म की तरफ कर दिया। आज भी देखिए भारतीय जनता पार्टी के जितने भी बड़े नेताओं के बयान होते, वो चाहे मंगलसूत्र हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे मुसलमान हो, इन्हीं के इर्द गिर्द उस पर चुनाव लड़ती है। कभी भी उसने मुद्दों के ऊपर राजनीति नहीं करी। हमेशा इससे पहले वाला चुनाव देखिए, अब कब्रिस्तान और शमशान को लेकर आए। जावेद जी जरा एक बार रुकिए, इस समय जावेद जी रुकिएगा, इस समय हमारे पास आ गया है 1 बजे तक का मतदान प्रतिशत, जरा देख लीजिए, जिस पर भी हम आपसे बात करेंगे। बस्ती में 40.07, भदोई में 35.82% मतदान हुआ है। भदोई में डुमरियागंज में 37.64% मतदान हुआ है डुमरियागंज में। और जौनपुर में 37.41% मतदान हुआ है। जौनपुर में 37 लालगंज में 38.12% मतदान हुआ है। लालगंज में 38.12। मछली शहर में 37.36% मतदान हुआ है मछली शहर में। फूलपुर जो प्रयागराज से जुड़ा हुआ है 33.05% मतदान हुआ है। और प्रतापगढ़ में 36.01% मतदान हुआ है प्रतापगढ़ में। और संत कबीर नगर में 36.99% मतदान हुआ है। श्रावस्ती में 36.74% मतदान हुआ है। ये 1 बजे तक के सरकारी आंकड़े हैं। सुल्तानपुर में 38.42% मतदान हुआ है। लोकसभा के 6ठे चरण का सियासी रण जारी है और लोकसभा के 6ठे चरण में यूपी की 14 सीटों पर मतदान हो रहा है। बड़ा उत्साहजनक मतदान हो रहा है
और 1 बजे तक 37.23% मतदान हुआ है। 37.23%। और इलाहाबाद में 1 बजे तक 34.06% मतदान हुआ है। अंबेडकर नगर में 41.59% मतदान हुआ है। ये 1 बजे तक के आंकड़े हैं। आजमगढ़ जहां चुनावी संघ 38.37% मतदान हुआ है। और यह है मतदान की प्रक्रिया। आइए फिर हम चलते हैं अपने मेहमानों के पास और देखते हैं। सबसे पहले जो है मैं प्रतिक्रिया लूँगा। जावेद, जो ये मतदान हो रहा है या जो प्रतिशत अभी आया है 37 के पास पूरे यूपी का, इससे आप संतुष्ट हैं क्या? ठीक है, मतदान प्रतिशत ठीक है, हम संतुष्ट हैं। जी। बस ये है कि अभी आपने देखा होगा कि करीब 1 करोड़ से ज्यादा मत जो 11-12 दिन के बाद आपने देखा होगा किस तरीके से चुनाव आयोग ने उसके आंकड़ों में डिफरेंसेस आ रहा है। वो एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है लोकतंत्र के ऊपर। इस तरीके से मेरे ख्याल से जहां तक हम समझते हैं, सोचते हैं कि ऐसा कभी भी होना चाहिए, क्योंकि जब भी आप चुनाव खत्म होता है तुरंत ही मेरे ख्याल से वीवीपैट लेके लोग जाते हैं, अधिकारी जाता है वहां सारा जमा करता है। इतने बड़े आंकड़ों में अगर हेर फेर का कुछ मामला सामने आएगा, ऊपर नीचे आएगा, तो कहीं ना कहीं लोगों को प्रश्न चिन्ह समझ में लगेगा, जिसके लिए कल आपने देखा होगा कि याचिका भी दायर हुई थी, शायद इसका आज अखबार में दिया हुआ। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसको माना नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई अभी समय डिस्टर्ब नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने माना नहीं, ये नहीं कहा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अभी दो चुनाव बचे, वही अधिकारी लोग नहीं लग सकते, इतना बड़ा आंकड़ा उससे डाला नहीं जा सकता जो जिस फॉर्म की मांग की गई थी। तो उसने ये कहा है, उसने ये नहीं कहा है कि ये गलत है या सही है। ठीक। पांडे जी, आपके हिसाब से ये मतदान प्रतिशत कैसा है? और ख़ास तौर से मैं अगर बात आपसे करूं इलाहाबाद की और फूलपुर की, जहां से आपका जुड़ाव भी है। जी वर्मा जी, ठीक ठाक चल रहा है चुनाव। हाँ। और अभी 1 बजे के आंकड़े हैं जी। जहां तक उम्मीद है कि जब 6 बजे मतदान बंद होगा तो ये आंकड़े ठीक ठाक आ जाएंगे। मतदान अच्छा होगा, मतदान की प्रक्रिया भी अच्छी चलेगी। जहां तक दीक्षित जी बीजेपी के प्रवक्ता बता रहे थे जी, तो मैं उनसे यह कहूंगा कि 50 साल 55 साल ने कांग्रेस कुछ नहीं किया, तो फिर आपने रेलवे क्यों बेच दिया, किसकी बनाई थी? एयरपोर्ट क्यों बेच दिया, किसके बनाई? यहां तक कि लाल किला भी दूसरे के हाथ में सौंप दिया, किसकी बनाई थी? जो बनाया था किसी ने, उसको आपने दूसरे को सौंप दिया। इसके बारे में ना तो मोदी जी बोलते हैं ना कोई बोलता है। मैं ये निवेदन करूंगा कि जो प्रवक्ता जी कह रहे थे कि यही भाषा, यही बात क्या प्रचार में मोदी जी नहीं कह सकते? वो बतावे कि 10 साल में हमने क्या किया है। 10 साल की तो बात बता सकते हैं। हमारी 55 साल की बातें छोड़ दें, हमने क्या किया क्या नहीं किया, उसकी सजा भी हमको मिली, लेकिन अपने 10 साल की भी गिनती कराएं। ठीक ठीक, बहुत अच्छी बात है। देशबंधु दीक्षित, पहले तो हमको जो है जो प्रतिशत है मतदान का, और एक बात और दीक्षित जी बताएं कि अब तो भी इसका तो अभी आंकड़े आने बाकी है, लेकिन पहले चरण के बाद लगातार मतदान प्रतिशत गिर रहा है, नंबर 1। और नंबर 2, देखिए पांडे जी ने बात कही कि हम तो जो कुछ कर गए तो सजा भुगत रहे हैं। आप तो बताओ कि 10 साल में आपने ये काम कर दिया, आपने ये काम कर दिया, आपने ये काम कर दिया, आपने इतना विकास का काम कर दिया, और आगे अब हम ये करेगी आपको बताएं, आप तो वो बता नहीं रहे। तो जनता सोच रही है कि फिर क्या ऐसे ही सब चलता रहेगा? क्या कहना है? नहीं, सबसे पहले तो पहले प्रश्न के खंड पे जाऊंगा। आपने कहा लोकतंत्र का ये महापर्व है, मैं यही अपील करूंगा कि 1 बजे तक आपने जो आंकड़े दिखाए वो ठीक हैं और मेरे विपक्षी दल भी संतुष्ट है, मतदान ठीक है। कुछ एक जगह आप ये देख रहे हैं, ये जो आती हैं घटनाएं, लेकिन 5 चरणों में बड़ा शांतिपूर्वक, अब मैं चाहूंगा अधिक से अधिक संख्या में लोग मतदान करें और लोकतंत्र के इस पर्व में अपना भागीदारी सुनिश्चित करें। अब आता है मुद्दा, जैसे हमारे कांग्रेस के महानुभाव ने बहुत कुछ पूछे। अरे 40-40, 50-50 साल से जो अच्छे मुद्दे थे, भारतीय जनता पार्टी के जीवट प्रधानमंत्री ने वो चीज दूर की। वन रैंक वन पेंशन की बात करते हैं आप। वन रैंक अगर वन पेंशन का मुद्दा 50 साल से आप काट का था, उसको देने का अगर काम किसी ने किया
तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार और यशस्वी प्रधानमंत्री जी की सरकार ने किया। राम मंदिर का मुद्दा 40 साल तक आप राम के अस्तित्व की बात करते थे, सनातन की बात करते थे। 50 साल तक आपने जातिवाद, धर्मवाद, संप्रदायवाद के नाम पे देश को खंड खंड करके सरकारें बनाई और उनका कोई ध्यान नहीं रखा। आज अगर भव्य राम मंदिर अयोध्या में बना तो भारतीय जनता पार्टी महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, आप ही की सरकारें रही और आप इस बात को स्वीकार करते हैं कि आपकी गलती और आपको सजा मिली। आज अगर 50% अगर भारत विकसित देश की तरफ बढ़ता है तो डॉक्टर साहब ये आप भी प्रबुद्ध पत्रकार हैं, मानेंगे बिना महिला सशक्तिकरण हुए भारत विकसित राष्ट्र नहीं बन सकता है। क्योंकि 50 अगर महिला आरक्षण पर भी महिला आरक्षण को 50% अगर देने का काम किया तो भारतीय जनता पार्टी की बात थी। और रही बात चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात चाहे विश्व की आज 5 इकोनॉमी में है, 2027 से देखिएगा हम विश्व की 3 इकोनॉमी। अगर निसंदेह आर्थिक रूप से भारत समृद्ध होगा तो भारत की प्रति व्यक्ति आय और भारत का प्रत्येक नागरिक की सुख समृद्धि को भोगेगा। जावेद जी कह रहे हैं, दीक्षित जी एक मिनट आपने जो कहा भविष्य योजनाओं के बारे में दीक्षित जी कोई मालूम हो? दीक्षित जी जावेद जी कह रहे थे कि आप लोग इस समय धर्म की राजनीति ज्यादा कर रहे हैं और धर्म के द्वारा सब काम चला रहे हैं, ये इन्होंने भी जावेद ने आपके ऊपर आरोप लगाया। डॉक्टर साहब सपा के प्रवक्ता, सपा की सरकारें रही उत्तर प्रदेश में 15 साल तक लूट, खसोट, डकैती और जो भी उत्तर प्रदेश की दशा रही। आज 7 वर्षों में जब से यशस्वी मोदी ने, आप चाहे कानून व्यवस्था की बात कर ले तो कभी बसपा में मायावती का नाम लिया जाता था, आज उत्तर प्रदेश में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री का नाम लिया जाता है। और निसंदेह चाहे महिला हो, चाहे युवा हो, जवान हो, वो बहुत सम्मान के साथ कह सकता है कि आज उत्तर प्रदेश उस भी उत्तर प्रदेश को राज्य को वो इस श्रेणी में ला के रखें कि आज भारत की इकोनॉमी में उत्तर प्रदेश आगे है। और दूसरी बात आप कह रहे हैं आवश्यकता विस्तार की जननी होती है। अगर 5वीं अर्थव्यवस्था पे लाए हैं और भारत का विश्व में नाम हमारे डबल इंजन की सरकार प्रधानमंत्री और मोदी ने बढ़ाया तो आगे भी 5 वर्षों में विजन है कि विश्व की प्रथम 3 अर्थव्यवस्थाओं में भारत रहेगा। ठीक बात, बिल्कुल आपसे जावेद 2 सवाल आपके, 2 सवाल जावेद, 2 सवाल। एक मिनट। सबसे पहली बात यह है कि इस समय सबसे ज्यादा मुद्दा है आरक्षण का और कहा जा रहा है कि मुसलमानों को आरक्षण नहीं दिया जाएगा, धर्म के नाम पर नहीं दिया जा सकता है और अगर दिया भी गया होगा तो छीन लेंगे। और अमित शाह तो कह रहे हैं कि बस मोदी को प्रधानमंत्री बना दो, सब छीन लेंगे। नंबर 1 और नंबर 2 ये भी हो रहा है कि आपकी सभाओं में फिर वही अराजकता, उपद्रव, तोड़ फोड़ सब कुछ दिखाई दे रही है, जिसके लिए सपा की पहले से छवि बनी हुई है। जनता में क्या मैसेज दे रहे हैं आप? दोनों सवालों का जवाब दीजिए। देखिए, सबसे पहले आपकी हम बात पहले दूसरे सवाल का पहले जवाब देंगे। जो आप कह रहे हैं कि अराजकता क्या रैली में, वो इनके खिलाफ भीड़ है, लहर है। अब की हमने आपको बताया कि ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी के पूर्ण रूप से खिलाफ है। इसका परिणाम आपको 4 जून को पूर्ण रूप से मिल जाएगा हर हाल में, क्योंकि जनता बिल्कुल इनको देखना पसंद नहीं करना चाहती। जो भीड़ पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के साथ थी, लहर थी, लोग बड़ी तादाद में भीड़ में इकट्ठा होते थे, लोग जाते थे। आज वही रैलियों में, चाहे राहुल गांधी जी की हो, चाहे अखिलेश यादव जी की हो, इंडिया गठबंधन के किसी प्रत्याशी की कोई रैली हो रही, उसमें भीड़ उमड़ पड़ रही है कि संभाले नहीं संभाला जा रहा है। इसका ये मतलब नहीं कि उसमें अराजकता वाली क्या बात है? आप बताइए अराजकता तोड़ फोड़ नहीं हो रही, आप कुर्सी फेंक रहे हैं, मंच पे चढ़ रहे हैं, इसको क्या बोलेंगे? इसको क्या बोलेंगे? अपने नेता को सुनने के लिए जितना जो कैपेसिटी है उससे ज्यादा की भीड़ आ रही है। बस ये है, इसमें अब भारतीय जनता पार्टी उसको अराजकता कह रही तो कोई बात नहीं। अभी 4 जून को जब परिणाम आएगा तो आपको अपने आप समझ आ जाएगा। मुस्लिम आरक्षण में बताइए, मुस्लिम आरक्षण पे देखिए, अभी हम कुछ नहीं कहना चाहेंगे। कल जैसे आपने देखा होगा कि बंगाल में एक जजमेंट हुआ है, जिसमें आपने देखा होगा ममता जी के खिलाफ आरक्षण था, उसको हाईकोर्ट ने बदल दिया है, खत्म कर दिया है। तो अभी उस मुद्दे पे कोई बातचीत करने का कोई मौजूद नहीं है ना, वो हमारी पार्टी का भी कोई मुद्दा इस तरीके का। अब हम इनकी तीसरी बात, प्यारे भी नहीं लेगा और बात कही, बार बार ये महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं। हम इनसे पूछना चाहते हैं कि मणिपुर में जो मामला हुआ था, जो महिलाओं को निर्वस्त्र करके घुमाया गया था, उस समय भारतीय जनता पार्टी का क्या रोल था? अभी आपने देखा होगा जंतर मंतर पे महिलाएं हमारी जो थी स्पोर्ट्स वाली
मतलब पहलवान, वो सारे लोग बैठे रहे। ठीक बात जमील जी, मैं आपकी बात समझ गया। पांडे जी मेडल गंगा में है, ठीक हो गया। पांडे जी, आपके राहुल गांधी बार बार संविधान दिखा रहे हैं। एक मिनट, प्रज्वल रवन्ना जी, उनके बारे में क्या कहेंगे? ठीक, अगर आप इनसे पूछिए तो चलिए मैं अभी बात कर रहा हूँ। जावेद जी मैं बात कर रहा हूँ। पांडे जी ये आपके जो राहुल गांधी बार बार संविधान दिखा रहे हैं, इसको बचा के रखना, इस पर नहीं बोल रहे हैं कि मुसलमानों को आरक्षण जो है देना गलत है, ये जो है संविधान के खिलाफ है। बहरहाल, और उसकी जगह पर आप कर्नाटक में सब मुसलमानों को आप जो है आरक्षण दिया है 4%। तो इसमें आपका क्या कहना है? और फिर जब कोलकाता हाई कोर्ट का फैसला भी आ गया। देखिए वर्मा जी, कांग्रेस की सारी नीतियां स्पष्ट रूप से जनता के हित के लिए हैं, और कोई जरूरी नहीं है कि राहुल गांधी जो कहेंगे वो सब चीजें हो जाएंगी। उनके जो घोषणा पत्र में है उसका पूरा प्रयास करेंगे, सरकार बनेगी, सरकार बनने के बाद कैबिनेट बैठेगी। 100% इनके तरह की जुमलेबाजी नहीं चलेगी। हमारे कांग्रेस में ऐसी प्रक्रिया नहीं है। हमारे यहाँ गठबंधन के लोग रहेंगे, कांग्रेस के लोग रहेंगे, एक मीटिंग होगी, उस मीटिंग में सारे प्रस्ताव पास किए जाएंगे। जो वादे किए गए हैं उन पर तत्काल त्वरित कार्रवाई चलाई जाएगी। ये नहीं है कि हम 15 लाख देंगे खाते में, सारी मशीनरी। आपने बिल्कुल ठीक बात की। इसी बीच एक खबर आ रही है सुल्तानपुर से, वोटर को रोका गया है। सुल्तानपुर लम्हुआ विधानसभा क्षेत्र में वोट देने से मना किया। चुनाव आयोग को सपा के ट्विटर हैंडल से किया गया है ट्वीट कि किस तरीके से वोटर को रोका गया। बूथ संख्या 206, 207 पर मतदाताओं को रोकने का बड़ा मामला आया है सुल्तानपुर से। वैसे तो कई खबरें आई हैं। सांसद मेनका गांधी भी लम्हुआ की तरफ हुई रवाना, क्योंकि मामला गंभीर है। समाजवादी पार्टी के ट्वीट से मतदान का माहौल हुआ गर्म, मतदाताओं को रोका जा रहा है। और इस तरीके की खबरें कई जगह से आई हैं। आजमगढ़ से भी खबरें आ रही हैं कि कहीं पर स्लो वोटिंग कराई जा रही है, कहीं रोका जा रहा है। चुनाव आयोग को सपा के ट्विटर हैंडल से किया गया है ट्वीट कि सुल्तानपुर में जो लम्हुआ विधानसभा क्षेत्र है, मतदाताओं को रोका जा रहा है, मतदान नहीं करने दिया जा रहा है। इस तरीके के सांसद मेनका गांधी भी लम्हुआ की तरफ रवाना हुई हैं। वो भी पहुंच रही हैं कि क्या मामला है, क्यों ऐसा हो रहा है। और निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी के ट्वीट से। और इसी बीच जावेद अख्तर हमारे सुल्तानपुर से संवाददाता हैं, हम उनसे बात करेंगे। जावेद अख्तर, ये क्या मामला है? कौन लोगों को रोका जा रहा है, कौन रोक रहा है वोट डालने से? जी, आपको बता दें कि पूरा मामला सुल्तानपुर जिले के लम्हुआ विधानसभा क्षेत्र का है। यहाँ जो है 4 लोग वोट डालने आए हुए थे। सीईओ बात करें क्षेत्र अधिकारी की, क्षेत्र अधिकारी का कहना है कि लिस्ट में इनका नाम नहीं था, इसलिए इनको जो है हिरासत में लिया गया है, पूछताछ चल रही है। बाकी जो है लम्हुआ के पूर्व विधायक संतोष पांडे का कहना है कि सपाइयों को वोट डालने नहीं दिया जा रहा है, प्रशासन इसकी मदद कर रहा है। नहीं तो जो लोगों को रोका गया कि मैंने उनका वो वोटर नहीं थे क्या? क्षेत्र अधिकारी अब्दुल सलाम का कहना है कि उनका नाम वोटर लिस्ट में नहीं मिल रहा था, जिसके कारण उनको हिरासत में लिया गया है। वहीं बात करें पूर्व विधायक की, तो पूर्व विधायक का कहना है कि जबरदस्ती सपाइयों को वोट डालने से रोका जा रहा है। चलिए जावेद जी बने रहिएगा और हमको बाकायदे अपडेट करते रहिएगा। ठीक बात है, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि जो है क्षेत्राधिकारी वार्ता कर रहे हैं, लोगों से पूछताछ कर रहे हैं, नाम नहीं था। लेकिन आइए हम फिर से एक बार चलते हैं अपनी डिबेट पे और ये जानने का प्रयास करेंगे कि छठे रण का कहाँ आगाज़ हो रहा है, कब। एक और बड़ी खबर आ गई है संत कबीर नगर से। संत कबीर नगर से एक खबर और आ गई है, हम उसको भी पहले देखते हैं और उसके बाद फिर हम चर्चा भी आगे बढ़ाएंगे। संत कबीर नगर से एक बड़ी खबर आ गई है।
संत कबीर नगर से। सीएससी में संत कबीर नगर में वोट डालने बूथ पर आई बुजुर्ग की मौत हो गई है। वो बुजुर्ग था, वोट डालने आया था संत कबीर नगर के बिलहर थाना इलाके के माझरिया पठान का ये मामला है, जहां पर एक बुजुर्ग वोट डालने आया था और जब वो वहाँ पर उसकी तबीयत खराब हो गई, उसे सीएससी ले जाया गया, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहाँ पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बुजुर्ग व्यक्ति थे और जो ये संत कबीर नगर का है और बता रहे हैं कि ये जो बुजुर्ग थी उनकी मौत हो गई है, उनकी तबीयत खराब हुई, जो है बेलहर थाना के माझरिया पठान का मामला है। और वो जब वोट डालने गई तो वहाँ पर वो बेहोश हो गई और जब बेहोश हो गई तो फिर उन्हें सीएससी ले जाया गया, जहाँ पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। और इस तरीके से संत कबीर नगर की एक खबर ये भी आई है कि मतदाता बुजुर्ग थी और वोट डालने गई थी। अब उसके कारण क्या थे ये तो अभी तत्काल नहीं पता लगा है, क्या वो पहले से बीमार थी या मौसम की जो तलखी थी वो सामने आई है, ये तो बाद में पता लगेगा। लेकिन स्थितियां जो हैं सिर्फ ये है कि उनकी मौत हो गई है। हम इसी के साथ चर्चा में चलते हैं और फिर अपनी चर्चा को जारी रखेंगे। देशवंत दीक्षित जी, आपने सुना कि इस बार जावेद जमील बहुत तेजी के साथ कर रहे हैं कि सरकार तो हमारी आने वाली है। पांडे जी कह रहे हैं कि भाई हम तो जो बात करते हैं तो ठोक बजा के करते हैं, मीटिंग करेंगे, सब करेंगे, लेकिन आप लोग तो जब चाहते हैं तब जो जैसी बात कर देते हैं। क्या कहना है? अब तो आपको विश्वास होगा और ये भी बात कह रहे हैं जावेद कि मेरे यहाँ भीड़ इतनी ज़्यादा आ रही है, जनता में इतनी लहर है कि आप इसे अराजकता मत कहिए, तोड़फोड़ मत कहिए, ये कार्यकर्ताओं का इतना उत्साह है, उल्लास है और इससे बीजेपी डरी हुई है। क्या कहेंगे? देखिए, पिछले 4 महीने पहले चुनाव हुआ, पहले खंड पे आऊंगा, बड़ी बात करते थे, हमारे 2 महानुभाव हैं। अभी आपने देखा एक महिला के बात हुई, स्वाति मालीवाल का मामला रखा। 2 नेता हैं, कांग्रेस वाले के भी लोग हैं और आम आदमी पार्टी उसका पार्टी, किसी ने वक्तव्य देना नहीं सुरक्षित समझा कि एक मुख्यमंत्री के देखिए जी, आपके आवाज़ नहीं आ रही है, ज़रा अपना अनम्यूट करिए। आवाज नहीं आ रही। चलिए, हाँ पांडे जी, जरा हमको ये बताइए कि आपके प्रयागराज में 2 राजनीतिक घराने, नीरज त्रिपाठी और रेवती रमन सिंह का भी घराना, दोनों लोग मैदान में हैं। और क्या कहना है इस बार का जो केसरीनाथ त्रिपाठी और रेवती रमन सिंह के दोनों घराने के लोग जो है चुनाव मैदान में उतरे हुए हैं, आपको कैसा लग रहा है? क्या होगा वहाँ पर चुनाव और किस स्थिति में है इस समय? हमारे इलाहाबाद में जो भी चुनावी प्रक्रिया चल रही है। जी हेलो, ठीक, जी हेलो जी जी, हमारे इलाहाबाद में जो चुनावी प्रक्रिया चल रही है जी, तो गठबंधन का प्रत्याशी सबसे आगे चल रहा है जी, उज्जवल रमण जी सबसे आगे चल रहे हैं। और यही नहीं, इलाहाबाद फूलपुर की भी सीट, इधर जो पश्चिम की है ये भी सीट, ये तीनों सीटें हमारे हाथ लग रही हैं। नहीं, कारण क्या था? एक लाइन में बताइए, क्यों ऐसा है कि जो सब आपा के हाथ में लग रही हैं? ऐसा इसलिए है कि चुनाव इस बार जनता लड़ रही है। जनता लड़ रही है, चलिए, पार्टी नहीं लड़ रही है, जनता लड़ रही है। जनता को इन लोगों ने त्रस्त कर दिया है। चलिए ठीक है। बस आखिरी में एक सवाल, दीक्षित जी मुझे बताइए, 14 में कितनी सीटें आप लेने जा रहे हैं? संख्या खाली बता दीजिए दीक्षित जी। 14 में हम 14 संदेह देंगे निस्संदेह। इससे पहले 4 माह पहले भी ये कहते थे सेमीफाइनल है, 5 राज्यों के माने आप 14 में 14। चलिए पांडे जी, आप बताइए, मिशन 80 को क्या ये छठा चरण सेंध लगाएगा? क्या कहेंगे आप? छठे चरण में वर्मा जी हम 14 की 14 सीट जीतने जा रहे हैं।
बीजेपी अपना दावा, पांडे जी अपना जावेद। अरे आप तो सही से बताइए कितनी सीटें जीतने जा रहे हैं 14 में? हमारा, हमने आपको बता दिया कि इस बार 2024 में केंद्र में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जावेद जी, बहुत बहुत धन्यवाद पांडे जी, और बहुत बहुत धन्यवाद दीक्षित जी। आप लोगों ने बड़े अच्छे ढंग से अपनी बात रखी। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि छठा चरण भी बड़ा दिलचस्प है, बड़ा रोचक है। छठा चरण कांटे की लड़ाई है, किसी के लिए एक तरफा नहीं है। और वहाँ पर क्या चल रहा है? जातिगत समीकरण भी चल रहे हैं। वहाँ पर कुछ सुरमा हैं, उनकी आवाज भी चल रही है। वहाँ पर कुछ समीकरण और चल रहे हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश का पूर्वांचल एक निर्णायक स्थिति में होता है। आज का छठा चरण यही कह रहा है। और हम यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। देखते रहिए ABC।